Hello dear students, good morning. Once again, I am welcoming you in this class. आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था और संज्ञा क्या है? नाउन. Just we revise what we have studied earlier. All the words in English are divided into 8 groups, into 8 parts according to their usage, and they are noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. Okay, and in the previous class we have discussed about noun. In this video, in this class, we will study about pronoun. इस क्लास में हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में. सर्वनाम जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन. तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज ए प्रोनाउन. एक सर्वनाम क्या है, किसे कहते हैं. जस्ट थिंक, कोई अगर पूछता है आपसे कि व्हाट इज अ प्रोनाउन, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आप जवाब देंगे कि प्रोनाउन वह शब्द होता है, प्रोनाउन वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है. ठीक है, ए वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन. आइए समझते हैं, एग्जाम्पल इसको समझने का प्रयास करते हैं. जैसे कि हम बोलते हैं राम इज ए बॉय. ठीक है, और यहाँ बोला जाता है ही इज वेरी पुअर. ठीक, राम इज अ बॉय. राम एक लड़का है, हिंदी में हुआ राम एक लड़का है, वह बहुत गरीब है. तो यहाँ इस पर जरा गौर करेंगे हम. ही क्या है? ही किसके लिए? ही का मतलब क्या? वह कौन? कौन? राम. ही राम के बदले में यहाँ हमने लिखा. ठीक है, और ये ही कहने से स्पष्ट हो जाता है कि राम एक लड़का है, वह बहुत गरीब है, मतलब कि राम गरीब है. तो यहाँ राम न लिख करके हमने क्या लिखा? ही लिखा. राम की जगह पे ही लिखा. तो ही इज अ प्रोनाउन. हिंदी में भी वैसे ही होता है, जैसे कि राम एक लड़का है, राम एक लड़का है. ठीक है, वह बहुत गरीब है. वह बहुत गरीब है. तो वह जो राम के बदले में आया, तो वह शब्द सर्वनाम है. ही सर्वनाम है. इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसे सर्वनाम कहते हैं. जैसे हम ये कह सकते हैं कि यही वह कलम है जिसको मैंने कल खरीदा था. ठीक है, यही वह कलम है जिसको मैंने कल खरीदा था. तो यहाँ यही शब्द, यही वह कलम, यही और वह, ये दोनों ही प्रोनाउन है. इसलिए कि यही और वह किसके लिए आ रहे हैं? इस कलम के बदले में यूज किए जा रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं. ओके, तो यही प्रोनाउन है, वह प्रोनाउन है. हम बोलते हैं आई एम ए बॉय. आई एम अ बॉय. आई क्या है? प्रोनाउन है. इसीलिए कि मैं का मतलब क्या? मैं से विनय कुमार, एक आदमी, एक नाउन हूं मैं, जिसका नाम विनय कुमार है. या आप हो, कोई भी मान लो अंकित है, अमित है, जो भी है, तो वो नाम है. और वो जब अपने आप को एक शब्द के द्वारा रिप्रेजेंट करता है, बताता है कि मैं जो भी बोल रहा है, तो उसका एक अपना नाम है ना. तो जो नाम है वो तो संज्ञा है, और नाम के बदले में क्या बोल रहा है? मैं. तो मैं भी एक प्रोनाउन है. हम लोग जैसे 4 दोस्त हैं, मान लो संजय, अजय, मोहन, सोहन, 4 दोस्त हैं. तो क्या सब लोग ये बोलते हैं कि वो मान लो पढ़ रहे हैं? किसी ने पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो वो जवाब देते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं. ये तो नहीं बोलेंगे कि सोहन, मोहन, संजय और अजय पढ़ रहे हैं. ऐसा तो जवाब नहीं देते हैं. हम लोग बोलते हैं. उन 4 नामों के बदले में एक शब्द हम लोग, तो हम लोग भी सर्वनाम हुआ. ठीक है, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं. मान लीजिए पूछा जाता है तुम कौन हो? हु आर यू? हु आर यू. ठीक है, तो हु आर यू का मतलब कि आपसे आपका परिचय पूछा जा रहा है. भाई आप कौन हो, तुम कौन हो, है ना. तो आप क्या जवाब दोगे? आप क्या जवाब देते हैं इस प्रश्न का? आप क्या जवाब देते हैं? आप अपना नाम बताते हैं, है ना. मान लो अमित से पूछा गया, तो अमित बोलेगा कि आई एम अमित, आई एम ए स्टूडेंट. तो अमित, स्टूडेंट, ये दोनों ही नाउन है. ठीक, तो इसके बदले में किसको यूज किया गया? हु.
वर्ड जो है WHO, हु, एक प्रश्नवाचक शब्द है ये, ठीक है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं जो कि किसी संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक ना। जैसे कि होता है कि किसी ने मेरा बल्ला चुरा लिया, किसी ने मेरा बल्ला चुरा लिया। यहाँ पर किसी ने शब्द है, वो किसके लिए आया है? जिसने भी चुराया होगा कोई आदमी होगा, कोई लड़का होगा, होगा ना। या गाय भैंस भी अगर होगी तो वो भी नाउन ही है। कोई लड़का हो या लड़की हो या आदमी हो, कुछ भी हो, तो जिसने भी चुराया वो संज्ञा है ना। और संज्ञा के बदले में उस आदमी के बदले में, उस लड़के के बदले में या उस लड़की के बदले में उसने क्या बताया? किसी ने। तो किसी ने जो वर्ड है वो क्या है? प्रोनाउन है, इसलिए कि वो किसी न किसी नाउन के बदले में आया है ना। इस तरह बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं जो कि संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। हम लोग रोज करते हैं, बोलने में भी, लिखने में भी, हर बार करते हैं, लेकिन इस बात का हमें भान नहीं होता है कि हम सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। उसको हम व्याकरण, देखिए इंग्लिश ग्रामर हो या हिंदी व्याकरण हो, पढ़ने का उद्देश्य यही है कि हम शब्दों का जो प्रयोग है वो सही कर पाए। सेंटेंस जो हम लिखते हैं या बोलते हैं या पढ़ते हैं वाक्य, वो हम शुद्ध बोलें, ठीक है। तो लिखने पढ़ने में भी और उच्चारण में भी, बोलने में भी शुद्धता की जरूरत होती है। व्याकरण हम लोग पढ़ते इसीलिए हैं ताकि हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोलेंगे, शुद्ध लिखेंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा इस तरह से कि सर्वनाम क्या होता है। संज्ञा में के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब है कि इसके बहुत सारे भेद हैं। किसी बुक में तो मैंने देखा है कि 6 भेद हैं, किसी में लिखा है 8 भेद हैं, अब 10 भेद, किसी में लिखा है देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। चलिए हम उसकी चर्चा करते हैं। जरूरी नहीं है स्पोकन इंग्लिश के लिए या रिटन इंग्लिश के लिए कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये जानने की जरूरत नहीं है, उनका यूज जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसी क्रम में जब हम जानेंगे कि कितने तरह के प्रोनाउन होते हैं, कौन कौन तरह के प्रोनाउन होते हैं, उसी बीच में हम इस बात पर भी फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि उन प्रोनाउंस का यूज कैसे करते हैं, प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या? There are 10 kinds of pronoun। सर्वनाम के 10 भेद होते हैं। ठीक है। अगर आपके पास बुक उपलब्ध है तो सारी बुकों में इस बात की अच्छी तरह से चर्चा की गई है, तो उसको डिटेल्स में लिखना यहाँ मुझे जरूरी नहीं लग रहा है, उसको समझना जरूरी लग रहा है। फिर भी नाम लिखना पड़ेगा समझाने के लिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ एक से, ठीक है। पहला क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन होता है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है। पहला जो नाउन का भेद, प्रोनाउन का भेद है, वो क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक हिंदी में, ठीक है। इसको जरा हम एक्सप्लेन करते हैं। इसमें जैसे हमने बताया ही, शी, इट, आई, वी, ठीक है, अपने आप को किसी खास पर्सन को व्यक्त करने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि इसमें आता है क्या? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये इत्यादि जो है ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन इसलिए कि ये सारे प्रोनाउन किसी खास एक को का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर्सनल का अर्थ है रिलेटिंग टू पर्सन। रिलेटिंग टू पर्सन मतलब कि आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन का। ये सब आपको तो पता है पहले से पर्सन, अभी तो फिर बाद में हम चर्चा भी करेंगे।
एक स्पेशल क्लास होगा इसके लिए, पर्सन के लिए, लेकिन अभी ये जानना है कि ये सारे जो वर्ड हैं वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, और इसके केस भी होते हैं, तो केस जब हम पढ़ेंगे उस समय इसकी चर्चा कर लेंगे हम। ठीक है, दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउन। दूसरा क्या होता है? पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक सर्वनाम, अधिकारवाचक सर्वनाम। तो इसमें किसी वस्तु का, किसी संज्ञा का किसी दूसरे संज्ञा से क्या संबंध है? अधिकार। जैसे कोई विच ऑब्जेक्ट इज बिलोंग्स टू हुम, कौन सी वस्तु किसकी है, इस सेंस में जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो होता है पोसेसिव प्रोनाउन। जैसे हम बोलते हैं कि यह कलम मेरी है, यह गाय हमारी है, यह गेंद तुम लोगों की है, यह स्कूल हमारा है, यह गांव हमारा है, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ हमारा, तुम्हारा, मेरी, तुम्हारी, ये जो सारे प्रोनाउंस है ये पोसेसिव प्रोनाउंस है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में मान लीजिए कि होता है इसमें क्या, माइन, आवर्स, योर्स, हिज। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारे होते हैं। अब वाक्य में, सेंटेंस में कैसे प्रयोग होता है? जैसे कि मान लीजिए बोला गया, हम बोलते हैं कि दिस पेन इज माइन, ये है पोसेसिव प्रोनाउन, क्योंकि ये इस वाक्य को पढ़ने से क्या है, क्या अर्थ निकलता है कि यह कलम मेरी है। तो यहाँ मेरी जो शब्द है वो ये बता रहा है कि ये जो कलम है वो मेरी है, इस कलम पर मेरा अधिकार है। ठीक है, तो जहाँ अधिकार का बोध कराने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज करते हैं उसको बोलते हैं पोसेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। ठीक है, इस तरह से और भी वर्ड्स होते हैं। अब है तीसरा। तीसरा क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम क्या है कि जब वाक्य में माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ के प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ता है, खुद कर्ता पर पड़ता है, तब हम उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से स्पष्ट होगा ज्यादा। ये तो क्लियर हो गया कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सारे इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, निजवाचक सर्वनाम है। लेकिन जैसे देखिए, आई हर्ट माई सेल्फ, एक सेंटेंस है, आई हर्ट माई सेल्फ। हर्ट मतलब होता है चोट पहुंचाना, हर्ट मीन्स चोट पहुंचाना। तो आई हर्ट माई सेल्फ का अर्थ क्या हुआ कि मैंने अब खुद को चोट पहुंचाई, मैंने स्वयं को चोट पहुंचाई। कभी कभी होता है हम काम करते हैं या खेलते हैं, कभी कभी अपने से ही चोट लग जाती है, उसमें दूसरे किसी की गलती नहीं होती है, अपनी ही गलती से चोट लग जाती है। तो क्या बोलेंगे हम? बोलते हैं ना, मुझे स्वयं से ही चोट लग गई, नहीं। तो इस सेंस में जब प्रयोग करेंगे प्रोनाउन का तो उसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए इसमें होता है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, इस तरह का और भी बहुत सारा है। हिमसेल्फ, herself, themselves, themselves इत्यादि। यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिए, हमने लिखा है यहाँ माई सेल्फ, SELF है, यहाँ है आवर सेल्फ। आवर सेल्फ क्यों, यहाँ आवर सेल्फ क्यों नहीं?
इसलिए कि यहाँ माई जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर नाउन के बदले में आने वाला है, इसलिए सेल्फ होगा। आवर जो है वो वी के बदले में आने वाला है, वी जो है प्लुरल है, इसलिए यहाँ एफ को वी में बदल कर ये जोड़ते हैं। आप सिंगुलर टू प्लुरल बनाने का नियम जानते होंगे, और अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आएगा आगे, उसकी चर्चा डिटेल्स में हम लोग करेंगे। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और इसको इस तरह से जरा वाक्य में करके देख लेते हैं। मैं मिटा देता हूँ अब ऊपर से। इससे हमने बताया कि दिया है आई हर्ट माई सेल्फ, तो यहाँ जो देखिए माई सेल्फ मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, ठीक है। तो ये वर्ड क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इस तरह और भी बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे कि वी कैन हेल्प आवर सेल्व्स, वी कैन हेल्प आवर सेल्व्स, हम लोग अपनी मदद खुद कर सकते हैं। यू कैन डू दिस वर्क योरसेल्फ, आप यह काम खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। तो खुद पर जो फोकस किया जाता है कि अपने कोई काम अपने द्वारा किया गया, उस सेंस में जो प्रोनाउन यूज किया जाता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। और भी सी रूइंड हरसेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, रूइंड मींस बर्बाद करना। कोई आदमी गलत काम किया बर्बाद हो जाएगा, तो अपने से किया वो। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी बोलिए, नो डाउट, कोई बोलना है बोल सकते हैं, हम बोले थे ना कई बार। चौथा चलते हैं, जहां भी डाउट लगेगा कि नहीं ये समझ में नहीं आया, आप उसको बोलो, बेहिचक बोलो। चार नंबर में क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन हिंदी में क्या कहते हैं इसको, बलदायक सर्वनाम, बलदायक सर्वनाम, ठीक है। तो यहाँ भी वर्ड्स देखिए, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वही ये एम्फेटिक प्रोनाउन भी होते हैं। फर्क केवल इतना होता है इसमें और रिफ्लेक्सिव में और एम्फेटिक में, कि रिफ्लेक्सिव का प्रयोग काहे के लिए करते हैं हम लोग, प्रयोग करने से काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एम्फेटिक में क्या होता है कि जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है, तब इन्हें एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, जैसे कि मैंने बाघ को स्वयं मारा, खुद मारा, ठीक है। आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, मैंने इस काम को खुद किया, ठीक है। आई हैव क्रिएटेड दिस स्टोरी माई सेल्फ, मैंने इस काम को, ये कहानी की रचना खुद की। कुछ भी आप कुछ मतलब लोग इस तरह से अपने ऊपर बल देकर करते हैं ना कि मैंने ये काम खुद किया है। तो इस सेंस में जब माई सेल्फ और योर सेल्फ और आवर सेल्फ इत्यादि का प्रयोग किया जाएगा, तब उसको क्या कहते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। जैसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, बुक में भी दिया गया है। He himself said so. I killed the tiger myself. जैसे इसमें है I killed the tiger myself. I killed the tiger myself. अब जरा गौर कीजिए, ये क्यों, जिसने भी जो भी है ये आई, उसने बाघ मारने का काम किया है। बाघ मारना क्या इजी है,
आसान काम है, हमको लगता है बहुत ही कठिन, बहुत ही खतरनाक और बहुत हिम्मत की जरूरत है ये करने के लिए, ठीक है। लेकिन उसने बाघ को मारा। तो जो भी इस तरह का कुछ बहादुरी का काम करता है तो उसको तो अपने ऊपर थोड़ा ये सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका बढ़ेगा। वो जरूर इस बात की चर्चा करेगा, यार मैंने खुद मारा है, मैंने खुद मारा है, मैंने खुद बाघ को मारा है। तो यहाँ माई सेल्फ जो है वो इस पर जोर डालने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ माई सेल्फ क्या है, एम्फैटिक प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे आप टेंस ट्रांसलेशन बनाते हैं, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, और वही उसका एम्फैटिक क्या बनाते हैं, आई डू रीड। मैं पढ़ता तो हूँ या मैं पढ़ता ही तो हूँ। इस तरह से सेंटेंस मिला है कभी? इस तरह के वाक्यों को कहते हैं एम्फैटिक सेंटेंस। अभी होता है ना कि आदमी बोलता है, इजली जब बोलता है तो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। जोर देकर बोलना होता है तो क्या बोलता है, जा तो रहा हूँ, मैं जा तो रहा हूँ। तो ये एम्फैटिक सेंटेंस हुआ, जोरदार वाक्य हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ये इस प्रोनाउन का प्रयोग जोर देने के लिए किया जाता है। तब वही माई सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, योरसेल्फ, योरसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, ये सारा प्रोनाउन प्रयोग के आधार पर रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है और एम्फैटिक भी हो सकता है। इसको ध्यान रखना है। चलिए पांचवा पर चलते हैं। पांचवा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। संकेत, संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव को। चलिए देखते हैं यहाँ क्या है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं या कहा जाता है। तो इसमें बहुत ही इजी है। जैसे हम बोलते हैं यह एक कलम है, वह एक गाय है, नहीं ये सब खिलौने हैं, वे सब हाथी हैं। तो यहाँ यह, वह, ये सब और वे सब, इस तरह के जो शब्द होते हैं वही होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेत करने के लिए जो यूज किया जाता है, ठीक है। तो दिस, दैट, दिस, दोज, इसमें क्या होता है, दिस, दैट, दीज और दोज। जनरली इन्हीं शब्दों का प्रयोग हम इशारा करने के लिए करते हैं। जैसे हम ये करते हैं, दिस इज अ पेन, ठीक है। दैट इज वाटर। आप ध्यान दीजिए, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है। इसको इसकी तरफ इशारा करने के लिए दिस का प्रयोग किया जा रहा है, वाटर की तरफ इशारा करने के लिए दैट का प्रयोग किया जा रहा है, करते हैं हम लोग। तो ये दिस, दैट, दिस, दोज, ये सारे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बहुत ही आसान है। अब जो लोग डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं इसको, तो ये याद रखना पड़ेगा। सॉरी, उनको नाम हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं तो हिंदी भी आना चाहिए। हिंदी से शब्द से अर्थ समझ में आएगा बहुत हद तक कि इसका अर्थ क्या है। दूसरा, इसका प्रयोग, इस तरह से हम बता रहे हैं आपको, ठीक। छठवां क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन मतलब कि तो क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनडेफिनिट प्रोनाउंस में क्या होता है, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, जिससे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, उस तरह के शब्दों को, उस तरह के प्रोनाउंस को क्या कहते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि
वर्ड हो गया somebody, anybody, someone, anyone, nobody, none, many, one, none, nothing, ये इस तरह के जो शब्द होते हैं, ठीक है। ये सारे जैसे कि इसमें क्या होता है somebody, somebody का मतलब किसी ने, कोई, कोई का मतलब क्या है, कौन। हम अगर कहते हैं कि किसी ने मेरी कलम तोड़ दी, किसी ने मेरी किताब फाड़ दी, तो किसी ने कहने से पता चलता है कि किसने किसने फाड़ी, किसने तोड़ी, ये नहीं पता चलता है। तो somebody क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अनिश्चयवाचक प्रोनाउन है। पता तो चलता है कि किसी ने किया, लेकिन किसने किया ये नहीं पता चलता है। उस खास आदमी का पता नहीं चलता है, उस खास नाउन का पता नहीं चलता है, ठीक है। तो somebody होगा, anybody हो सकता है, someone हो सकता है, someone हो सकता है, no one हो सकता है, ठीक है, anyone हो सकता है, anybody हो सकता है। इस तरह के जितने भी प्रोनाउन होंगे वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे, ठीक है। अब 7वां नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं व्यष्टिवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव सही है। ठीक है। व्यष्टि, व्यष्टिवाचक सर्वनाम वो क्या होता है, जब इच, आइदर और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इच, आइदर और नाइदर का प्रयोग, जैसे कि इच ऑफ यू इज गिल्टी, एक एग्जांपल है, इच ऑफ यू इज गिल्टी। हिंदी में हुआ कि तुम में से प्रत्येक दोषी है, तुम में से प्रत्येक दोषी है। तो यहाँ तुम में से प्रत्येक, प्रत्येक जो शब्द है इच, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है। फिर ईच ऑफ द बॉय इज इंटेलिजेंट, ईच ऑफ द बॉय इज इंटेलिजेंट, अर्थ समझ में आ रहा है। ईच ऑफ द बॉय इज इंटेलिजेंट मतलब कि जितने लड़के हैं उनमें से सब तेज हैं, सब तेज हैं। तो यहाँ भी ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और भी हो सकता है, जैसे आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक मतलब तुम में से कोई ये किताब ले सकता है, कोई एक ये किताब ले सकता है, ठीक है। आइदर ऑफ यू कैन डू एनी वर्क, तुम में से कोई भी कोई काम कर सकता है या ये काम कर सकता है। इस सेंस में जब ईच, आइदर, नाइदर का प्रयोग किया जाता है, ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। इसमें क्या क्या है, ईच, आइदर, नाइदर, ठीक है। का प्रयोग जब प्रोनाउन के सेंस में करते हैं, जैसे कि हमने बताया कि ईच ऑफ यू इज गिल्टी। यहाँ जो ईच है कि तुम में से हर एक, यहाँ इसका मतलब है तुम में से प्रत्येक दोषी है, इस वाक्य का अर्थ है। तो ये जो ईच आया है वो किसके लिए आया है, यहाँ जो यू मतलब तुम लोग है, इसके बदले में ईच आया है। तो ईच यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, समझ में आ रहा है ना। अब है 8वां नंबर। 8वां नंबर में क्या है, नहीं बोले, रेसिप्रोकल प्रोनाउन।
रेसिप्रोकल मतलब तो उल्टा होता है, हिंदी क्या दिया है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल परस्पर बोधक, परस्पर बोधक सर्वनाम। परस्पर बोधक सर्वनाम है ये। देखिए इसमें क्या है, इच आइदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। क्या? इच आइदर और वन अनदर। वन अनदर, को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दे लव ईच अदर, वन अनदर, ये हो सकता है। दे, जैसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं इस तरह से कि दे लव ईच अदर, ठीक है। या वन अनदर, इसका अर्थ क्या है? वे दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि वी हेल्प ईच अदर या वन अनदर। तो यहाँ ईच अदर या वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। मतलब कि जैसे कि दो लोग हैं, दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, तो इस सेंस में जब प्रयोग करते हैं इस नाउन को तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। अब है 9th नंबर। 9th नंबर में क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस। हिंदी में क्या कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं नाउन प्रोनाउन के, इसको इसकी उतनी अहमियत नहीं है जितना कि इसका प्रयोग जानना जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। देखा है, रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन प्रोनाउन के बदले आकर उस नाउन प्रोनाउन की पुनरुक्ति को रोकता है और उस नाउन प्रोनाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले शब्द समूह से जोड़ता है। जैसे कि लिखा है हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, दैट इत्यादि जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द पेन दैट आई हैव लॉस्ट स्टडी, मतलब ये यही वह कलम है जिसको मैंने कल खो दिया था। तो यहाँ जो दैट है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक ना। उससे कलम और उसके बाद जो घटना हुई है उसके बीच में वो संबंध स्थापित कर रहा है और कलम के बदले में यूज किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हु, हुम, हुज, दैट इत्यादि इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं। व्हिच, व्हाट, व्हिच भी होता है, व्हाट, ठीक है। अब इसको देखेंगे हम किस तरह से। जैसे बोल सकते हैं हम दिस इज द बॉय who had broken the glass. This is the boy who had broken the glass मतलब यहाँ से देखिए हु, ये किसके लिए आया है? बॉय के बदले में। यही वह लड़का है
जिसने शीशा तोड़ा था। इस वाक्य का अर्थ है कि यही वह लड़का है जिसने शीशा तोड़ा था। ठीक है, तो ये हु शब्द किसके लिए, बॉय के बदले में प्रयोग गया है, और इसके बारे में सही से जानकारी दे रहा है कि यही लड़का है वो जिसने ये सारा काम किया, जो भी आगे दिखाया गया। तो आगे जो आने वाला सेंटेंस है उससे इसको ये कनेक्ट करता है, इसीलिए इसको रिलेटिव बोला जाता है। ठीक ना, मतलब पहले जो नाउन यूज किया गया उसके बदले में वो शब्द आएगा, और वह शब्द आगे की जो घटनाएं हुई है उससे इस नाउन को संबंध को जोड़ता है, और यहाँ दोबारा फिर नाउन लिखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे इसमें बुक में देखते हैं, और भी एग्जाम्पल दिया है रिलेटिव प्रोनाउन का। इससे लिखा है दिस इज द बुक, दिस इज द बुक दैट आई वाज गिवन टू दैट वाज गिवन टू मी। दिस इज द बुक, दिस इज द book that was given to me। इसका अर्थ है कि यही वह किताब है जो मुझे मिली थी, जो मुझे दी गई थी। तो यहाँ डेट रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। ये किसके बदले में आया है, बुक के बदले में आया है। ठीक है, और इसका आगे के सेंटेंस से क्या रिलेशन है उसको वो ये जोड़ रहा है। तो इस तरह के सेंस में जब हम इन वर्डों का इन प्रोनाउंस का यूज करते हैं उसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक ना, ध्यान दो, सुनो, समझ में आएगा। देख रहे हैं कि ध्यान इधर उधर जा रहा है आप लोगों का। अगर एक बिंदु पर केंद्रित रहेगा, आप सुनने और समझने का प्रयास करेंगे तो ही समझ पाएंगे, नहीं तो बुक में तो सारी जानकारी उपलब्ध है। ठीक है, और जो लोग अगर ध्यान नहीं देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बना के नहीं पढ़ते हैं, तो किताबें चाहे कितनी भी खरीद लें, विद्वान थोड़े हो जाएंगे, कोई भाषा थोड़ी सीख पाएंगे। आप यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा अभी कंफ्यूजन हो सकता है कि रहेगा कंफ्यूजन, लेकिन आप इसको घर पे जाके पढ़ो। मैंने कल बताया था कि अगर आपको सीखना है, इस चैप्टर को आपको पढ़ के आना था घर से पूरा, और यहाँ पे ध्यान से सुनना था। एक्सप्लेनेशन को हम जिस तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखना था। फिर घर जाके क्या करना था, फिर से जाके इसको रिवाइज करना था, तब जाके कोई चीज़ आपके लिए होगी, अब आपके पास चली जाएगी। बुक में तो सारी चीज़ें हैं, बुक में रहना काफ़ी नहीं, आपको आना चाहिए। उसके लिए आप जब ध्यान से, मान लीजिए कि एक तो आप बुक नहीं पढ़ते हैं, या कभी पढ़ते हैं तो उसमें आपको क्लियर नहीं हो पाता है, कन्फ्यूजन होता है। यहाँ तो मैं कर रहा हूँ, और मैं क्वेश्चन भी कर रहा हूँ कि अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप क्वेश्चन करो, मैं बताऊँगा, उसको फिर से बताऊँगा, तो आप करो। तो आप सुनोगे ही नहीं तो फिर क्वेश्चन करने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी, है? तब तो अपना ही हो जाएगा फिर। लेकिन वास्तव में है नहीं, अपना बनाना है, तब जाके आगे हेल्प मिलेगा। इंग्लिश नहीं तो अभी कैसे होता है ना, इंग्लिश का जब प्रश्न उत्तर करने की बारी आती है, क्वेश्चन आंसर करने की बारी आती है, कौन लोग कर पाते हैं? आप लोगों में से कितने लोग कर पाते हैं? हिंदी का तो प्रश्न उत्तर हो जाएगा, कितना कर पाते हो? मान लो इंग्लिश 8th क्लास में हो तुम, ठीक है, इंग्लिश का जब क्वेश्चन आंसर करने की बारी आएगी, तो जिस तरह से हिंदी में कर लेते हो सुविधा से, इंग्लिश में हो पाता है? पूरा नहीं हो पाता है। तो वही तो हम बोल रहे हैं कि पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। तो उसके लिए ही तो समझना है, पढ़ना है इसको। जब हम पूरा ग्रामर और ट्रांसलेशन जानेंगे अच्छी तरह से, तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, अगला एक बचा हुआ है, तो ध्यान से देखिए आप लोग, बोलिए। हम झूठ मूठ का नहीं बोल रहे हैं कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो 10 बार पूछो, हम बताएंगे। 10वां है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरो, इसको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। देखो तो बुक में हिंदी लिखा है ना, प्रश्नवाचक लिखा है ना जी सर, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये इजी है एकदम, काफी समझना। जैसे इसमें भी होता है हु, विच हो सकता है, व्हाट हो सकता है, ठीक है,
हु, हुम, विच, व्हाट, ये सब हो सकता है जो इसके पहले वाले में था, किसमें, रिलेटिव प्रोनाउन में था। लेकिन उसके प्रयोग में और इसके प्रयोग में अंतर होता है। ठीक है, हम बताए थे कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो वाक्य में आए हुए नाउन के बदले में यूज किया जाता है, और आगे के जो सेंटेंस हैं उसमें उस नाउन और आगे वाले सेंटेंस में, या जो भी सेंटेंस में जो भी घटनाक्रम होती है, जो सूचना होती है, उससे उसको रिलेट करता है, जोड़ता है। यहाँ इन वर्ड्स का वही चीजें हैं, यहाँ भी हु, व्हिच, व्हाट, हुम, हुज, ठीक है, यही सारी चीजें हैं, वही वर्ड्स हैं, लेकिन इसको हम यहाँ बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो कब इसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं? यहाँ देखो, रिलेटिव में भी वही मिला, इंट्रोगेटिव में भी वही है। तो अंतर क्या है, कैसे पता चलेगा कि कब रिलेटिव है और कब इंट्रोगेटिव है? जब संबंध बतलाने के लिए यूज किया जाएगा उसको तो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा वो, और जब क्वेश्चन करने के लिए यूज किया जाएगा तो इंट्रोगेटिव कहलाएगा। जैसे व्हाट इज योर नेम, सिंपल सी बात है कि व्हाट इज, सिंपल सा क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ जो व्हाट है ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, वेयर डू यू लिव, तो वेयर भी यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक, होम डू यू लव, आप किसे प्यार करते हैं, व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हैं। तो ये सारे वर्ड्स क्वेश्चन के सेंस में यूज किए जा रहे हैं, तो इसको कहेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, बुक में देखते हैं एग्जाम्पल क्या क्या दिया है। हु आर यू, तुम कौन हो। ठीक है, whom do you love, आप किसे प्यार करते हैं। Whose is this book, यह किताब किसकी है। Which is yours, which is yours, क्या तुम्हारा है, तुम्हारा क्या है। What is your father, आपके पिताजी क्या हैं। ठीक है, तो ये यहाँ सारा who, whom, whose, which, what, इन सबका प्रयोग प्रश्न करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ ये सभी वर्ड्स के बदले में जब क्वेश्चन होगा, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन कोई कर रहा है कि हु आर यू, ठीक है, ये भी प्रोनाउन है ना, और ये भी प्रोनाउन है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसका आंसर क्या हो सकता है, मान लो ये हो सकता है ना, विनय कुमार, तो ये क्या है, नाउन है, नाम है तो नाउन है। इसके बदले में यहाँ ये रखा गया है, हु किसको पूछ रहा है, इसको पूछ रहा है, नाउन, नाम के बदले में, नाम की जगह पे हु का प्रयोग किया जा रहा है, इसके बदले में यही आएगा, है ना। इस तरह से ये प्रोनाउन हुआ है। ऐसे तो जनरली इंट्रोगेटिव वर्ड है, ये प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन यहाँ पर जो इस तरह से प्रयोग किया जाता है तो इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, तो ये 10 पार्ट्स थे, 10 भेद थे। किसके भेद थे, सर्वनाम के, सर्वनाम के 10 भेद थे। मतलब कि बहुत सारे सर्वनाम होते हैं, किस उनके प्रयोग के आधार पर उनको 10 ग्रुपों में बांटा गया है, ताकि हम आसानी से पहचान सके कि कौन कौन सर्वनाम है। लेकिन ये जानना कि नाउन प्रोनाउन 10 तरह के होते हैं, लोअर क्लास के लिए ही जरूरी है। जब आप इंग्लिश के उच्च स्तर पर जब आप पहुंचेंगे तो वहाँ ये जानने की कोई ये नहीं, आवश्यकता नहीं है, कहीं से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, या बोलने में या लिखने में इसकी जरूरत नहीं है कि नाउन प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं, इससे मतलब नहीं होता है। केवल मतलब किससे है, मैं बार बार, ये तीसरी बार मैं बोल रहा हूँ, याद रखो इस बात को, कि किससे मतलब होता है कि उनका यूज कैसे होगा, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। ठीक है, क्लियर। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं इस क्लास में। कल आप लोगों को मैं देखिए बता देता हूँ क्या करना है आपको, कि इसके बाद क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन के बाद क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव आप घर से पढ़ के आइए, पूरा एक एक वर्ड, एक एक लाइन खूब ध्यान से पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और फिर जब मैं कल उसको यहाँ भी एक्सप्लेन करूँगा, मैं देख रहा था कि तुम अमित उधर देख करके पता नहीं किसको इशारा कर रहे थे, तो नाक नहीं खोल रहे थे, तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, ठीक ना। इसलिए तुम ये मत सोचो कि सर वीडियो बना रहे हैं, हम तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं। अब ये अलग बात है कि दोनों काम एक साथ हो रहा है, ये तो और भी अच्छा होना चाहिए।
इसका मतलब ये नहीं कि हम ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए तो इधर खिचड़ी पकाने लगो, ये ठीक नहीं है कि नहीं? ठीक है, लग रहा है तुमको? नहीं ठीक है, उससे तुमको समझ में नहीं आएगी। ठीक, और इसको समझना ही ज़्यादा जरूरी है, रटने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ कि रटने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ों को ही रटना है, समझना ही जरूरी है। अगर समझ लोगे तो तुम खुद ही एक्सप्लेन करने लगोगे, या फिर तुम इंग्लिश बोल पाओगे, लिख पाओगे, सब कुछ कर सकोगे। तो समझने का प्रयास करो, ठीक है? ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।